नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राजपूत एपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 10 सब्जेक्ट एसएस का आज हम पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण। ये मेरी चौथी वीडियो है। जैसे मैं आपको 3 वीडियो पहले भी डाल चुका हूँ, तो ये चौथी वीडियो है। आज इसमें पढ़ेंगे जर्मनी की जो एकीकरण हुआ था उसके जो प्रमुख जो 3 चरण थे, उन 3 चरणों के बारे में देखेंगे। और वह हम जो चरण है, इन चरणों को कच्चे चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कच्चे चित्र के माध्यम से कि जर्मनी की ये जो 300 राज्यों में विभक्ति लास्ट में से नेपोलियन ने 39 भागों में बांट दिया था और बाद में हमने इसे पढ़ने के लिए 3 भागों में बांटा, उत्तरी जर्मनी, मध्य और दक्षिण। यहाँ जो सबसे ज्यादा प्रमुख राज्य होता है, शक्तिशाली राज्य होता है, वह प्रुशिया होता है। और जो जर्मनी का एकीकरण होता है वह प्रुशिया के अंतर्गत ही होता है, प्रुशिया के द्वारा ही किया जाता है। तो आज हम जो जर्मनी के एकीकरण के जो चरण थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला जो जर्मनी के एकीकरण में जो पहला चरण था वो था डेनमार्क से युद्ध। जो पहला चरण क्या था? डेनमार्क से युद्ध व गैस्टाइन की संधि। तो इस पहले चरण को देखने का थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। मैंने बताया था जैसे कच्चे चित्र के माध्यम से डेनमार्क था। डेनमार्क के पास में छोटे छोटे 2 राज्य और थे। एक था स्लेस्विग और दूसरा था होल्स्टाइन। एक राज्य था स्लेस्विग, पास में ही दूसरा राज्य था, वो था होल्स्टाइन। अब थोड़ा सा देखने वाली बात यह है, समझने वाली बात है कि जो स्लेस्विग था, जो स्लेस्विग की यहाँ की जो जनता थी वो कुछ जर्मन भाषी भी थे और कुछ डेनमार्क के थे, डच भी थे और कुछ जर्मन थे। यहाँ दोनों प्रकार के लोग पाए जाते हैं, यहाँ डच और जर्मनी और डेनमार्क दोनों पक्षों के, दोनों राज्यों के यहाँ लोग रहते थे। जबकि जो होल्स्टाइन था, यहाँ प्रमुख जो बहुमत था या बाहुल्य क्षेत्र कह सकते हैं, वो जर्मन भाषियों का था, जर्मन लोगों का था। तो यहाँ कौन कौन से थे? जर्मन व डेनमार्क दोनों लोग रहते, दोनों प्रकार के लोग रहते, जर्मन के भी थे यहाँ और डेनमार्क के भी थे। और बस जो होल्स्टाइन था, यहाँ के जो सदस्य थे, जो प्रमुख थे, जिसका बहुमत था या बाहुल्य था, वो था जर्मन लोगों का, जर्मन लोगों का। साथ ही साथ होल्स्टाइन था, वो एक सदस्य था जो संघ बनाया, तो संघ का सदस्य भी था। जो प्रुशिया का एक संघ बनाया हुआ था, उस प्रुशिया के संघ में सदस्य भी था होल्स्टाइन। तो होता क्या है, 1852 में ब्रिटेन में एक सम्मेलन होता है और 1852 में जो सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन में कहा गया था डेनमार्क स्लेस्विग और होल्स्टाइन पर अपना अधिकार अपने द्वारा चला सकता है, अपना अधिकार कर सकता है, लेकिन अपने में विलय नहीं कर सकता, अपने में मिला नहीं सकता। अधिकार कर सकता है पर अपने द्वारा शासन कर सकता है, लेकिन अपने में विलय नहीं करेगा। ये बात हुई थी 1852 में। कब हुई थी? 1852। लेकिन 10 वर्ष पश्चात, कितना? 10 वर्ष पश्चात, अर्थात 1863 में क्या हुआ? डेनमार्क ने स्लेस्विग और होल्स्टाइन इन दोनों को अपने में विलय कर लिया। जैसे ही डेनमार्क ने स्लेस्विग और होल्स्टाइन को अपने में विलय किया, तभी बिस्मार्क को अपनी योग्यता और कूटनीति दिखाने की अवसर मिल गया और बिस्मार्क सीधे सीधे आता है ऑस्ट्रिया के पास। जो ऑस्ट्रिया का शासक था फ्रांसिस जोसेफ के पास जाता है। वो कहता है
कि 1852 में एक संधि हुई थी और उसमें कहा गया था कि डेनमार्क इन पर अपना अधिकार कर सकता है, अपने द्वारा शासन चला सकता है, लेकिन अपने में विलय नहीं करेगा। और 1863 में मतलब 10 वर्ष पश्चात इसने क्या किया है कि अपने में इनको विलय कर लिया है। तो क्यों ना इस सब युद्ध करें या इसको डेनमार्क से कहें कि इनको अपने में विलय नहीं करेगा। तो फ्रांसिस जोसेफ और प्रिशा का शासक या बिस्मार्क दोनों ने जाकर के डेनमार्क के पास गए, वहां के राजा के पास गए और कहा कि आप इन पर अधिकार नहीं कर सकते। तो इसने मना कर दिया, मैं तो इन पर अधिकार करूंगा, इन पर अपने में विलय करूंगा। और 1864 में पिर्सा और ऑस्ट्रिया के मध्य समझौता होता है और समझौता होने के तत्पश्चात 1865 में पिर्सा और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेना ने और डेनमार्क पर आक्रमण कर देते हैं। डेनमार्क पर आक्रमण करने के बाद यहाँ डेनमार्क की पराजय हो जाती है। पराजय होते ही नेक्स्ट क्या होता है कि 1865 में ऑस्ट्रिया और प्रिसा के मध्य एक समझौता होता है, संधि होती है। वह संधि होती है गैस्टाइन नामक स्थान पर। दोबारा से सुने, 1865 में ऑस्ट्रिया और प्रिसा दोनों के मध्य गैस्टाइन नामक स्थान पर संधि होती है और इसी संधि को हमने गैस्टाइन संधि के नाम से जानते हैं। और इस संधि में क्या था, कहा गया था कि जो श्लेस्विग वाला जो राज्य था वह राज्य जिसमें जर्मन और डेनमार्क दोनों प्रकार के लोग रहते थे, श्लेस्विग को ऑस्ट्रिया को दे दिया जाता है, ऑस्ट्रिया का अधिकार हो जाता है। वहीं जो होल्स्टाइन था, जो श्लेस्विग का तो अधिकार हो जाता है प्रिशा का अधिकार श्लेस्विग पर और होल्स्टाइन को दे दिया जाता है ऑस्ट्रिया को। तो जो होल्स्टाइन था जहां जर्मन लोग रहते थे वो ऑस्ट्रिया में मिल जाते हैं और ऑस्ट्रिया में जाकर के वो मांग करते हैं कि हम प्रिशा में रहना चाहेंगे और यहाँ आए दिन विद्रोह हो जाते हैं। और ऑस्ट्रिया की यह सबसे बड़ी भूल होती है कि वह होल्स्टाइन को अपने में विलय कर लेता है, अपने में मिला लेता है। तो यही कहलाता था डेनमार्क से युद्ध हुआ गैस्टाइन की संधि। तो युद्ध हुआ था 1864 से और इनके दोनों के मध्य में जो संधि हुई थी वो 1865 में हुई थी। उसके बाद में दूसरा चरण स्टार्ट होता है ऑस्ट्रिया व प्रिसा का युद्ध। ऑस्ट्रिया प्रिसा का युद्ध वह प्राग की संधि। पहला चरण था उसी चरण की गलती के कारण ऑस्ट्रिया और प्रिसा के मध्य युद्ध होता है जब होल्स्टाइन का विलय ऑस्ट्रिया में कर दिया गया। और मैंने पहले बताया था कि होल्स्टाइन जो लोग रहते थे वो जर्मन लोग थे, जर्मन के निवासी थे। उन्होंने ऑस्ट्रिया में विलय होने के बाद यहाँ पर उपद्रव, आए दिन हड़ताल, हंगामा स्टार्ट कर दिया, जिससे और इन्होंने साथ ही साथ मांग भी की थी होल्स्टाइन वालों ने कि हम प्रिसा में विलय होना चाहते हैं, प्रिसा में मिलना चाहते हैं, जिसके कारण ऑस्ट्रिया और प्रिसा के मध्य युद्ध हो जाता है। और युद्ध होता कैसे है कि ऑस्ट्रिया जो अपने पड़ोसी राज्य थे इनके पास मदद के लिए जाता है। तो प्रिसा जो 1800 आपने पहले पढ़ा था 1818 में गैस्टाइन की संधि हुई थी, जॉर्डन की संधि हुई थी। जॉर्डन संधि से औद्योगिक क्रांति हुई थी, जिसके कारण इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो चुकी थी और अपने आप में शक्तिशाली बन चुका था। तो ऑस्ट्रिया आता है, यहाँ पास में एक राज्य पड़ता है वेनेशिया के पास जाता है और वेनेशिया के यहाँ जो प्रमुख राज्य था या सर्वशक्ति राज्य था उसका नाम था सार्डिनिया। तो प्रिसा का जो सब चांसलर होता है बिस्मार्क, वह वेनेशिया के पास जाकर कहता है अगर आप ऑस्ट्रिया का संग दोगे तो आपका भी एकीकरण नहीं हुआ है, क्योंकि इटली वाला राज्य था और इटली का एकीकरण नहीं हुआ है। अगर आप इसका साथ दोगे तो आपका भी एकीकरण नहीं हुआ।
जैसे मेरा और ऑस्ट्रिया का युद्ध हो तो उस समय वेनेसिया से, जहां पर अधिकार ऑस्ट्रिया का था, यहाँ पुलिस लगी हुई थी, आर्मी लगी हुई थी, अगर ये क्या करेगा यहाँ से अपनी आर्मी को ऑस्ट्रिया उड़ा लेगा और वेनेसिया पर आप आक्रमण करके इसे सार्डिनिया में मिला सकते हो। दूसरा, फ्रांस डेनमार्क से तो मदद ऑस्ट्रिया डेनमार्क से मदद तो मांग नहीं सकता था क्योंकि 1864 में दोनों के बीच खुद युद्ध हुआ था। फिर ये रूस के पास जाता है मदद के लिए ऑस्ट्रिया, तो डेनमार्क जो प्रशा का जो चांसलर होता है बिस्मार्क, वो रूस के शासक के पास जाता है, बोलता है कि देखो जो 1815 में क्रीमिया का युद्ध हुआ था तो ऑस्ट्रिया ने तुर्किस्तान का साथ दिया था, ना कि रूस का साथ दिया था, तो आप ऑस्ट्रिया का साथ क्यों देना चाहते हो? तो रूस ने भी ऑस्ट्रिया को मदद करने से मना कर देता है। वहीं ऑस्ट्रिया फ्रांस से भी मदद मांगता है, तो बिस्मार्क ने फ्रांस के शासक को जाकर बताया था अगर आप ऑस्ट्रिया की मदद करोगे तो आपको कोई लाभ नहीं होगा, अगर आप ऑस्ट्रिया की मदद नहीं करोगे तो मैं आपको जो राइनलैंड वाला भाग है ये भाग मैं आपको दे दूंगा, जिससे आप राइन नदी के माध्यम से व्यापार को बढ़ा सकते हो, बंदरगाह का निर्माण कर सकते हो। और फ्रांस के मन में लालच आ जाता है और वो ऑस्ट्रिया को मदद करने से मना भी कर देता है। बाद में ऑस्ट्रिया यहाँ से ब्रिटेन के पास भी जाता है मदद के लिए, लेकिन ब्रिटेन ने कहा था कि 1832 से मैंने अलगाववाद की नीति अपना रखी, ना तो मैं किसी के साथ युद्ध लड़ूंगा ना किसी का संग लूंगा। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रिया अकेला रहता है और प्रुशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध होता है। तीन जुलाई 1866 में दोनों के बीच युद्ध होता है और युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हो जाती है। पराजय होने के बाद इन दोनों के मध्य 1866 में ही प्राग नामक स्थान पर दोनों के बीच में एक संधि होती है और उस संधि में क्या था, जो होल्स्टाइन वाला जो राज्य था जो ऑस्ट्रिया में था उसे वापस फ्रांस में जो प्रुशिया में वापस कर देता है, प्रुशिया में विलय कर दिया जाता है। साथ ही साथ प्रुशिया के द्वारा एक संघ बनाया था जिसे उत्तरी जर्मन परिषद बनाया जाता है, उसमें ऑस्ट्रिया को सदस्य भी नहीं बनाया जाता है। तो इस प्रकार से जो दूसरा चरण होता है ऑस्ट्रिया प्रुशिया का युद्ध और प्राग की संधि, ये यहाँ कंप्लीट होती है। तीसरा चरण आता है अपना फ्रैंको प्रुशियन व एवं फ्रैंकफर्ट की संधि। यह संधि 1871 में होती है, फ्रैंकफर्ट की संधि। ये क्या होता है, इसमें फ्रांस और प्रुशिया इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। क्यों? जैसे 1866 में प्रुशिया की विजय हो जाती है ऑस्ट्रिया पर, तो फ्रांस 1870 में और प्रुशिया से कहता है कि आपने कहा था कि हम अगर ऑस्ट्रिया का संग नहीं देंगे तो आप हमको राइनलैंड वाला भाग दे देंगे, लेकिन जो प्रुशिया थी उसने उसे राइनलैंड वाला भाग देने से मना कर देती है। इसको लेकर के फ्रांस और प्रुशिया इन दोनों के मध्य में थोड़ी तनाव आ जाते हैं और युद्ध की स्थिति बन जाती है और दोनों के बीच में युद्ध होता है वह 1870 में स्टार्ट होता है, लेकिन जो फ्रैंकफर्ट की जो संधि होती है वह 1871 में होती है। अब क्या होता है, जब इसका दोनों के आपस में तनाव थे तो फ्रांस ब्रिटेन से भी मदद लिया जाता है, लेकिन ब्रिटेन वही 1832 वाली अलगाववाद की नीति अपना लेता है। साथ ही साथ वेनेसिया के पास जाता है, तो वेनेसिया का तब तक एकीकरण नहीं होता है। यहाँ पर वही बिस्मार्क का दबाव होता है कि अगर तू उसका साथ देगा तो वेनेसिया सार्डिनिया में नहीं मिल पाएगा, तो इटली का भी एकीकरण नहीं हो पाएगा। वहीं यह ऑस्ट्रिया के पास आता है, तो ऑस्ट्रिया का युद्ध हुआ था 1866 में, तब फ्रांस ने संग नहीं लिया था तो ऑस्ट्रिया मना कर देती है। साथ ही साथ यह फिर रूस के पास जाता है, तो रूस का जो शासक था उसको चांसलर था अपना बिस्मार्क, उसने पहले बता चुका था कि जब 1815 में युद्ध हुआ था क्रीमिया का तुर्किस्तान और रूस के बीच में, तब फ्रांस ने तुर्किस्तान का संग दिया था, ना कि रूस का। तो इसीलिए यहाँ का शासक भी फ्रांस की मदद करने से मना कर देता है।
और फ्रांस पर तीनों तरफ से, उत्तर से, दक्षिण से, मध्य से, तीनों तरफ से आक्रमण होता है फ्रांस पर। और फ्रांस के आक्रमण होते समय कहा जाता है कि 2 सितंबर 1870 में यहाँ का जो नेपोलियन तृतीय होता है वह पूर्ण रूप से परास्त हो चुका होता है। और इन दोनों के मध्य में एक संधि होती है, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में। ये कहा जाता है कि वर्साय के महल में विलियम प्रथम को वहां का राजा चुन दिया जाता है। और जो युद्ध होता है, इस युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए फ्रांस को अपने दो क्षेत्र लारे और अल्सास दोनों क्षेत्र फ्रांस को देने होते हैं। साथ ही साथ 20 करोड़ पाउंड की राशि भी चुकानी पड़ती है। और कहा गया था यह राशि फ्रांस 3 साल में प्रशा को चुकाता है। इस प्रकार से जो जर्मनी का एकीकरण था, जो चरण थे, वह तीनों इस प्रकार से कंप्लीट होते हैं। अब मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कृपया दोबारा से इस वीडियो को एक बार और देखें। धन्यवाद।